Hello, good morning to all. This is the fourth part of e-commerce and here is I am going to tell you about key success factors of e-commerce. इसका मतलब ये है कि ई-कॉमर्स के सक्सेस होने के लिए कौन कौन से कारक होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, यानी कि हर एक व्यापारी को अपने कस्टमर को वैल्यू देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, यानी कि महत्व देना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉमर्स की तरह ई कॉमर्स में भी एक व्यापारी को अपने कस्टमर को सम्मान देना चाहिए, सम्मानपूर्वक उसके साथ बिहेव करना चाहिए और उसके हर डिमांड को, हर कमी को उसको या हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से एक व्यापारी अपने कस्टमर को एक समान रूप से सम्मान देता है। सेकंड थिंग, ये फैक्टर जो होते हैं, ये फैक्टर्स जो हैं ई कॉमर्स के, वो ई कॉमर्स को कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। क्योंकि किसी भी व्यापार में, चाहे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें या ई कॉमर्स की बात करें, कोई भी व्यापार में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमको ध्यान में रखना होता है। केवल चीज़ों की अच्छी क्वालिटी और सर्विस से हमारा व्यापार जो है वो आगे नहीं बढ़ता, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनमें से एक आपका पॉइंट है प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर को वैल्यू देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस। एक व्यापारी को अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहिए और पूरे प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल सही रहना चाहिए। अगर कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी एरर आता है, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो कोई भी एरर आता है या कोई भी गलती होती है एक व्यापारी की तरफ से, तो ये उसके व्यापार के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट होता है। इसलिए कस्टमर को हमेशा अच्छी सर्विस और ओवरऑल परफॉर्मेंस उसके लिए ठीक देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग एन अट्रैक्टिव वेबसाइट। देखिए, ट्रेडिशनल कॉमर्स की तरह ई कॉमर्स में भी जो आपका इंटरेक्शन है ना, कस्टमर के साथ, कस्टमर आपके साथ, यानी कि कस्टमर एक व्यापारी के साथ इंटरेक्ट किस बेसिस पे करता है। एक शॉप के बेसिस पे अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो ठीक है, वो आपके आपके शॉप के लुक को देखकर आपके ओर आकर्षित होता है। तो ठीक उसी तरह ई कॉमर्स में वो चीज़ क्या होती है, वेबसाइट होती है। वेबसाइट में एक व्यापारी के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, एक वेबसाइट एक स्टोर जैसा होता है जिसमें कस्टमर विज़िट करके एक व्यापारी के प्रोडक्ट्स या एक व्यापारी के सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को लेकर उसे खरीदने के लिए अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, यानी कि ट्रेडिशनल कॉमर्स की तरह जैसे हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जिसे कस्टमर देख के आते हैं, ठीक उसी तरह वेबसाइट भी एक अच्छे से रेडी होना चाहिए जिसे कस्टमर को देखने में इजी हो, ताकि वो इजीली आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन को ले सके। अगर आपकी वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड होगी और कस्टमर को उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा या उसको विज़िट करने में या उसको कोई चीज़ ढूंढने में कॉम्प्लिकेशन लगेगा, है ना, तो ये इससे क्या होता है, कस्टमर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और फिर वो आपके वेबसाइट पर दोबारा विज़िट नहीं करेगा। ठीक है, तो वेबसाइट हमारा ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर ईज़िली उसको ऑपरेट कर सके, वहाँ से इंफॉर्मेशन ईज़िली ले सके, सारी चीज़ें ईज़ी होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक व्यापारी क्या करता है, अपने वेबसाइट को अपने वेबसाइट को ग्राफिक्स, कलरफुल फोटोज़, एनिमेशन, फॉन्ट्स एट्सेट्रा चीज़ों का यूज़ करके वो अपनी इस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल अटेंशन। इट मीन्स हर एक व्यापारी को अपने कस्टमर को इंडिविजुअली अटेंशन देना चाहिए, है ना।
उसकी मतलब इंडिविजुअली उसकी डिमांड, उसकी प्रॉब्लम, उसके एरर्स जो आपके व्यापार के प्रति है उसको सुनना चाहिए और उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर आप हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे, इंडिविजुअली रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इससे क्या होता है कि हर एक कस्टमर जो होता है वो एक उस आपके व्यापार के लिए उसके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, है ना। तो एक इंडिविजुअली अटेंशन, इंडिविजुअली रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हर एक कस्टमर को देना, एक व्यापारी को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे व्यापार के साइड से रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि व्यापारी और कस्टमर का रिलेशन ट्रस्टेड होना चाहिए। जब तक कस्टमर आप पे आपके व्यापार पे या आपके व्यापार के प्रोडक्ट्स पर आप पर यकीन नहीं करेगा, तब तक कि वो आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यापारी और एक कस्टमर के बीच में एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। सेकंड है आपका सिक्योरिटी। देखिए, ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे क्राइम, है ना, साइबर क्राइम बोलते हैं जिसे हम, साइबर क्राइम बहुत होते हैं, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें इंटरनेट पर व्यापार चलता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि हर ई कॉमर्स साइट पर कस्टमर पहले लॉगिन होता है, अपना अकाउंट देता है जिसमें वो अपने डिटेल्स देता है ना, कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स देता है, सेव करके रखता है ना, अपना एड्रेस देता है, कॉन्टैक्ट नंबर देता है, तो ये उसकी सारी पर्सनल चीज़ें हैं। तो एक व्यापारी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर एक कस्टमर की ये सारी पर्सनल डिटेल्स को अपने पास सिक्योर रखे, है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि कोई भी फ्रॉड से कस्टमर को गुजरना ना पड़े, क्लियर। तो ये था प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव फॉर कस्टमर टू बाय एंड टू रिटर्न। इंसेंटिव का मतलब है ऑफर टाइप, ठीक है। मतलब आपके प्रोडक्ट के अतिरिक्त जो आप उसको ऑफ़र करते हैं, डिस्काउंट है ना, या बाय वन गेट वन फ्री टाइप्स, ठीक है। तो ये आता है इंसेंटिव में, मतलब प्रोडक्ट के अलावा कोई और भी चीज़ें आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कस्टमर को हमको अट्रैक्ट करना है तो हमें प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि डिस्काउंट है, ऑफ़र है ना, और कुछ परसेंट डिस्काउंट हो गया, क्लियर, बाय वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट को ख़रीदने में। अगर आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है तो आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट पर कभी कभी ये सारे इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट अट्रैक्ट होके आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विसेज को परचेस कर सके, और उसे रिटर्न की भी फैसिलिटी देनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू सेंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। ई कॉमर्स में या है ना, ई कॉमर्स में जिसकी एक वेबसाइट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से कस्टमर इन्फॉर्मेशन गेन करता है, क्योंकि वेबसाइट ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर कस्टमर आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या आपके व्यापार के बारे में इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। तो हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे हमारे व्यापार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पहुंचेगी कस्टमर तक, वो प्रोडक्ट को कैसे लेगा, है ना। तो हमको किसी भी व्यापारी को ये होना चाहिए कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने व्यापार या अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कस्टमर तक पहुंचाए, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी इश्यूज़ फॉर ई कॉमर्स। इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी की तरफ से आने वाली इश्यूज़, आने वाले प्रॉब्लम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को बताने के पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि ई कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट पर होने वाला व्यापार, है ना, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो
इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाता है? सर्वर है, वेबसाइट है, इंटरनेट है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए, सर्वर सर्वर मतलब सर्विस देने वाला। ठीक है, व्यापार के प्रति या व्यापार के लिए कस्टमर को सर्विस देना। ठीक है, सर्विस देने का काम कौन करता है? सर्वर करता है। वेबसाइट किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक व्यापारी अपने ई कॉमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुँचाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस भी आता है इसमें। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि मतलब हर एक वेबसाइट का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है वो उस वेबसाइट को, हर एक व्यापार के वेबसाइट को जो कि यूनिक होता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस का काम ये होता है। तो आईपी एड्रेस याद रखना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, इसलिए आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर दिया जाता है, जिसे हर किसी को उसको टाइप करके उसको सर्च करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इंटरनेट या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा के भेजने की सीमा को बोला जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, इंटरनेट या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को भेजने की सीमाएं कहलाती है बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखिए, जब कोई कस्टमर किसी वेबसाइट जैसे कि amazon.com को सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू सर्च किया जाता है? हम जाते हैं यूआरएल में और HTTP के द्वारा हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट बोला जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के ज़रिए कोई कस्टमर या कोई नागरिक किसी भी व्यापार के डोमेन नेम को सर्च करके उसके वेबसाइट तक पहुंचता है। क्लियर? तो देखिए, आइए हम इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सर्वर इशू। सर्वर इशू का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सर्वर की तरफ से हो रही है, सर्वर की तरफ से मिल रही है, अगर वही बंद हो जाए तो फिर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी और उसका व्यापार जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर? तो सर्वर सर्वर एक जगह है जहाँ पे वेबसाइट को रखा जाता है। सॉरी, सर्वर एक ऐसा चीज़ है जो कस्टमर तक सर्विस पहुँचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नया वर्ड यूज़ करूँगी, वेब होस्टिंग। क्लियर? दैट इज़ वेब होस्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट को रखने वाली एक जगह, जिसको बोलते हैं हम वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग कंपनी होती है एक, जो आपके व्यापार के वेबसाइट को रखने के लिए एक जगह उपलब्ध कराती है बाय कॉस्ट। ठीक है, बाय पेइंग कॉस्ट। ठीक, तो अगर तो यहाँ पे एक व्यापारी को एक अच्छा वेब होस्टिंग लेना चाहिए, ताकि उसके साइड से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे व्यापार का जो सर्वर है वो कभी भी अचानक से बंद ना हो, इसलिए। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम मतलब कभी कभी वो बंद हो गया, कभी भी अचानक से बंद हो गया, लंबे समय के लिए बंद हो गया, तो इससे हमारा व्यापार गिर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो वेब होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, जो हमेशा चलते रहे, अच्छी क्वालिटी का हमको लेना चाहिए जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को रखते हैं। क्लियर? सेकंड है बैंडविड्थ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बैंडविड्थ किसको बोलते हैं? बैंडविड्थ जो होता है वो इंटरनेट या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को भेजने की सीमाएं। ठीक है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपका व्यापार छोटा है, मतलब कम सीमा तक के है, ठीक है, तो कम बैंडविड्थ वाले कंपनी से जो हम वेब होस्टिंग लेते हैं वो तो चल जाएगा, क्योंकि आपका व्यापार छोटा है। मगर जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा तो जो होस्टिंग कंपनी है वो जिसकी बैंडविड्थ है, मतलब सीमा कम है, डेटा को भेजने की सीमा कम है, लिमिटेशन कम है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका व्यापार ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर? तो हमें शुरू से ये कोशिश करनी चाहिए कि बैंडविड्थ ज़्यादा वाली हम वेब होस्टिंग कंपनी से अपने वेबसाइट को रखने की कोशिश करें। ठीक है, शुरू से ही। क्लियर? क्योंकि आपका व्यापार शुरू में
कम एक लिमिट तक के रहेगा, एक लिमिटेड एरिया तक के होगा। हम आस पास ही अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे, मगर धीरे धीरे आपका व्यापार तो बढ़ेगा ही ना, इसलिए एक अच्छी ज़्यादा बैंडविड्थ वाले वेब होस्टिंग को हमें लेना चाहिए। क्लियर। थर्ड है डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, डायनेमिक आईपी एड्रेस उस आईपी एड्रेस को बोला जाता है जो किसी दूसरे ई कॉमर्स के व्यापारी के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर हम डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं जिसे हम दूसरे ई कॉमर्स के व्यापारी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हमारे व्यापार का आईपी एड्रेस, ठीक है, हमारे व्यापार का एक यूनिक एड्रेस अस्थिर रह जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है, वो यूनिक एड्रेस होता है हमारे वेबसाइट के लिए जो हम किसी दूसरे व्यापारी यानी कि दूसरे ई कॉमर्स के व्यापारी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, तो जिससे कि हमारे वेबसाइट के आईपी एड्रेस की स्थिरता बनी रहती है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस ये एक नेगेटिव पॉइंट था, अस्थिरता रहती है, अस्थिरता हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो यूनिक आईपी एड्रेस है वो यूनिक नहीं रह जाता। क्लियर, मतलब हमारे तक हमारा प्राइवेट, हमारा पर्सनल नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस नेगेटिव पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए ही स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है, जिससे स्थिरता बनी रहती है और हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमारे तक ही यूनिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। यहाँ पे हैकर्स जो होते हैं वो आपकी कस्टमर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, है ना, और एड्रेस, जो भी पर्सनल डिटेल है उसको हैक कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी हैकर से बचने के लिए एक व्यापारी को सुरक्षा अपने कस्टमर के लिए बरतनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, हमने पहले टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा, कैटेगरीज पढ़ा, अब आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 टाइप के साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए। फर्स्ट है ट्रांजैक्शनल साइट, सेकेंड है स्टैटिक कंटेंट साइट, थर्ड है ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑक्शन साइट। ठीक है, आइए हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल साइट। इसका मतलब ये है कि जो हम नॉर्मली परचेस करते हैं ना अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील, मिंत्रा एट्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें, ये सारे साइट्स किस में आते हैं? ट्रांजैक्शनल साइट में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? दिस इज़ ऑनलाइन शॉपिंग साइट। ट्रांजैक्शनल साइट एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जहाँ पे कस्टमर खरीदारी करता है। क्लियर। इट इज़ लाइक अ शोरूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर शॉपिंग। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक शोरूम होता है जहाँ पे वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जिसे कंपेयर करके आप ख़रीदते हैं। ठीक वैसे ही ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शनल साइट जो है वो एक शोरूम की तरह कार्य करता है उस व्यापार के प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, एग्जांपल में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है स्टैटिक कंटेंट साइट। स्टैटिक कंटेंट साइट का मतलब ये है कि ये एक ब्राउज़र की तरह कार्य करता है जो केवल प्रोडक्ट्स या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे खरीदी बिक्री का कोई काम नहीं चलता। ये साइट केवल किसी व्यापार के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है अपने कस्टमर को। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि इट वर्क्स लाइक अ ब्राउज़र। ब्राउज़र में क्या होता है? आप ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या आप उसको ख़रीद सकते हैं? नहीं, केवल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये साइट भी एक व्यापार के लिए केवल उस व्यापार से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक, पब्लिक तक पहुंचाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट साइट। थर्ड पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ साइट्स गिव्स ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टेल हाउ द प्रोडक्ट शुड बी परचेज, है ना। स्टैटिक कंटेंट साइट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? उस व्यापार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में, और बताता है, गाइड करता है कस्टमर को
कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हमको कैसे लेना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। क्लियर। थर्ड पॉइंट है इसका ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑक्शन साइट। इसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस साइट भी बोला जाता है और ऑक्शन यानी कि नीलामी साइट भी बोला जाता है। क्लियर। यहाँ पे एक ब्रोकर होता है, ठीक है। ब्रोकर मतलब दलाल, जो एक सेलर और बायर के बीच में काम करता है। क्लियर। तो ये एक ब्रोकर की तरह कार्य करता है, जहाँ पे सेलर आता है, अपने प्रोडक्ट्स को डालता है और उसकी नीलामी होती है, ठीक है। और बायर अपने हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, जैसे कि ebay.com, OLX.com। यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं होता। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट क्या है, एक व्यापार कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का जो व्यापारी है वो खरीदता नहीं है, वो केवल अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स को बेचता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट एक व्यापार है। बट ऑक्शन साइट में क्या होता है, ebay.com, OLX.com एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, जहाँ पे जिस किसी को भी अपना सामान बेचना है वो इस साइट पर डाल देता है और नीलामी के बेस पर, ऑक्शन के बेस पर कोई दूसरा कस्टमर उसको अपने रेट के हिसाब से खरीद लेता है। यहाँ पे खरीदने वाला भी कोई एक व्यापारी नहीं है, ना ही यहाँ पे बेचने वाला जो अपने प्रोडक्ट को डाल रहा है इस साइट पर वो भी एक व्यापारी नहीं है। सिंपल सा वो आता है, अपने प्रोडक्ट को डाल देता है रेट के हिसाब से और जिसको जमता है वो उसे खरीद लेता है। क्लियर। तो ये होता है ऑक्शन साइट। ठीक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। थैंक यू।